Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. तो एजुकेशन के इस सीरीज़ में हमने प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा के सभी कमीशंस एंड सभी पॉलिसीज़ को कवर कर दिया है। जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी है, विजिट माय चैनल और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर दीजिए बिकॉज हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम कहते हैं NCF 2005। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंडिपेंडेंट इंडिया का चौथा करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसे पब्लिश किया गया 2005 में बाय NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 2005 में इसे पब्लिश किया गया। अगर हम इसके प्रीडिसेसर्स की बात करें कि इससे पहले कौन कौन से करिकुलम फ्रेमवर्क बने थे, तो वो 1975 में सबसे पहला करिकुलम फ्रेमवर्क, 1988 में सेकेंड एंड थर्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2000 ईयर में। This NCF provides an understanding of issues related to children's learning, knowledge and school. And this NCF 2005 serve as a guideline for syllabus, textbook, teaching practices for school in India. देखो, सबसे पहले हम समझेंगे ये करिकुलम का मतलब क्या है कि all the activities in school, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आप स्कूल में करते हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी कर रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम के अंदर आती हैं। तो बेसिकली जो NCF 2005 के आने का मकसद है वो है इन एक्टिविटीज़ को एनहांस करना, इम्प्रूव करना, गाइडलाइन देना कि आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। मीन्स जितना भी कार्य आप स्कूल में जाकर कर रहे हैं तो उसका एक लेवल क्या होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जानी चाहिए आपके करिकुलम में। तो ये था NCF 2005। नेक्स्ट इज NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस और 17 स्टेट्स में इसके सिलेबस को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल सिंह जी थे। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और कैब के द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा सितंबर 2005 में इसे एक्सेप्ट भी किया गया था। और जो मेन मोटिव था प्रोफेसर यशपाल सिंह जी का, वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए जो बर्डन फ्री हो। लर्निंग विदाउट बर्डन पर ये जो करिकुलम है वो फोकस करता है। तो देखिए, NCF को प्रिपेयर कौन करता है? NCERT। द NCERT प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ 10 lakh to all states to promote NCF in their local languages and to compare its current syllabus with the syllabus proposed so that a plan for future reforms can be made. तो देखिए, NCERT ने हर एक स्टेट को 10 लाख का अमाउंट दिया था सो दैट कि अपने स्टेट्स में वो इस करिकुलम को इम्पोज कर सके। नेक्स्ट इज NCF को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए NCERT SCERT प्लस डाइट की हेल्प लेती है टू इम्प्लीमेंट दिस करिकुलम थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम बात करें NCF 2005 की, तो ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम को बताता है कि क्या क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, कि हमने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कि किस तरह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये बातें करता है NCF 2005। तो अगर हम बात करें इनिशियल फेज़ की, तो NCERT की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हेल्ड हुई थी 14 जुलाई से 19 जुलाई को। इसी मीटिंग में ही सबसे पहली बार ये पाया गया कि हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ करिकुलम में, कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसमें ज़रूरत है हमें रिवीजन की। इसलिए जो प्रीवियस वाला जो करिकुलम था NCFSE, जो कि था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसमें ज़रूरत थी रिवीजन की। इसको रिवाइज किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट है कि जो NCF 2005 है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक रिपोर्ट है जो कि टैगोर जी के ऐसे के साथ शुरुआत होती है। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ये इसका टाइटल है, जहाँ पर पॉइंट हमें रिमाइंड करना चाहता है कि क्रिएटिव स्पिरिट एंड जनरस जॉय आर द की इन चाइल्डहुड। इसलिए हमने बच्चे के बचपन को नहीं मारना है, तो उसकी लर्निंग करवानी है। लर्निंग शुड बी इंजॉयबल टास्क और लर्निंग करवानी है विदाउट बर्डन, कि बच्चा बर्डन फ्री फील करे वाइल लर्निंग। ये NCF रिपोर्ट टोटल 159 पेजेस की है, जिसमें हमने 5 चैप्टर्स में इसको इंक्लूड किया है और जहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है अलग अलग एरिया के लिए।
नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। तो सबसे पहले हमने बच्चे की लर्निंग ऐसी करवानी है जो रटंत विद्या से दूर हो, रट्टाफिकेशन से हमने बच्चे की लर्निंग नहीं करवानी है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक एन्जॉयबल टास्क होना चाहिए जिसे आपने एक्टिविटी माध्यम से सिखाना है। बच्चे की लर्निंग को कनेक्ट करना है रियल लाइफ लर्निंग से, कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसके साथ कनेक्ट करके आपने बच्चे को पढ़ाना है। एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। अदरवाइज तो क्या होता है, जैसे 10th के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है बच्चों पर कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। आपने एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना है, तो स्ट्रेसफुल जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का उसको रिमूव करना है। करिकुलम को एनरिच करना है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक पढ़ाना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है सिर्फ आपके वही हो करिकुलम में। आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्कोलास्टिक एक्टिविटी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी शामिल करे, स्पोर्ट्स को शामिल करे, बच्चे की लाइफ स्किल से रिलेटेड टास्क हो। तो ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए। बच्चे की जो ओवर राइडिंग एक्टिविटीज़ है उसको एनहांस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, बच्चे के अंदर मॉरल एज वेल एज एस्थेटिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। ऐसी आपकी एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए। तो ये था पर्सपेक्टिव एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट इज़ कि जो एनसीएफ 2005 आया है उसको लाने का क्या मकसद था, कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था करिकुलम का, एग्जिस्टिंग सिस्टम था एजुकेशन का, वो एडिक्वेट नहीं था। उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स लाइक लॉन्ग वॉक टू स्कूल, बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करके स्कूल आना पड़ता था। हैवी स्कूल बैग्स होते थे, बच्चे के अपने वेट से तो ज़्यादा बच्चे के बस्ते भारी होते थे। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैडली डिज़ाइन फर्नीचर, टाइम टेबल अच्छा नहीं होता था जो उनको एक प्रॉपर टाइम नहीं देता था, एक करिकुलम नहीं होता था कि बच्चे का भी मैथ्स का पीरियड हो रहा है, फिर साइंस का पीरियड हो रहा है, फिर इंग्लिश का पीरियड हो रहा था। ये प्रावधान नहीं था कि अगर मैथ्स का हो रहा है तो उसके बाद आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाओ, साइंस का हो रहा है तो उसके बाद आप बच्चे को खेल करवाओ। ऐसा नहीं था, बस सुबह से शाम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल नहीं किया जाता था टाइम टेबल में। देर इज़ एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट करवाई जाती थी, जैसे स्कूल में ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर बनाया जाता था, डंडे से मारा जाता था, मुर्गा मन मुर्गी बन। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती थी स्कूल सिस्टम में। तो इन डिफेक्ट्स को देखते हुए एनसीएफ 2005 को लाया गया सो दैट कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। नेक्स्ट है कि एनसीएफ क्या कहता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक मैथमेटिक्स की एजुकेशन कैसी देनी चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, साइंस के बारे में क्या कहता है, वर्क एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, आर्ट एजुकेशन, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है एनसीएफ। तो इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट लैंग्वेज। तो एनसीएफ 2005 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करता है, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी होम लैंग्वेज, कि बच्चे और टीचर के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बच्चे की होम लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे। ये नहीं होना चाहिए कि बीइंग अ टीचर आप ज़बरदस्ती इम्पोज करो कि आपको क्लासरूम के अंदर इंग्लिश में बात करनी है तो आप इंग्लिश में ही बात करो। तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको पर्सनल एग्जांपल आपके सामने रखूं तो एक दिन मैंने अपने नीस से पूछा कि आपकी सबसे फेवरेट टीचर कौन है। तो शी सेड कि सिर्फ एक ही मैम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके ही क्लास में मैं बात कर सकती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी मैम बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है और मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनकी क्लास में बात ही नहीं करती हूँ। तो बेसिकली क्या है, तो इस तरह का एक सिस्टम नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करे उसी भाषा में बच्चे को हमने उसको एक्सप्रेस करने देना है। तो ये रिकमेंडेशन दी थी कि कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बच्चे की होम लैंग्वेज होनी चाहिए या बच्चा जिस भाषा में कंफर्टेबल फील हो उस भाषा को बच्चे के मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप एनकरेज करो, स्टूडेंट्स को एनकरेज करो कि आप बहुत सारी भाषा को सीख सकते हैं। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पहाड़ी सीख रहा है, पंजाबी सीख रहा है, कोई दूसरी भाषा सीख रहा है तो आप उस चीज़ के लिए अवॉइड करो कि नहीं ये तो ट्रेडिशनल भाषा है, इसको आप नहीं सीखोगे, आप तो इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस भी भाषा को सीख रहा है ये एक बच्चे की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्पफुल होती है। तो बच्चे को एनकरेज करना है मल्टीपल लैंग्वेज को सीखने के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एनसीएफ
2005 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में क्या कहता है कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज अगर हम बात करें हिंदी स्पीकिंग स्टेट की या हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज चूज करेगा हिंदी। अगर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की तो यहाँ पर बच्चा इंग्लिश चूज कर सकता है, या सेकंड लैंग्वेज बच्चा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकता है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आता है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, मणिपुरी एटसेट्रा। तो ये बच्चे के लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जिसको वो सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकता है। तो ये तो थी नॉर्थ स्टेट की बात। अगर हम बात करें साउथ स्टेट की, अगर हम बात करें नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट लैंग्वेज उनकी अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, लाइक बंगाली हो सकता है। तो सेकंड लैंग्वेज वो क्या चूज़ करेगा, हिंदी या इंग्लिश चूज़ करेगा। तो अगर वो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर रहा है तो थर्ड लैंग्वेज वो इंग्लिश चूज़ करेगा। तो थर्ड लैंग्वेज अगर हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो फर्स्ट में तो नॉर्थ स्टेट ने हिंदी को चूज़ किया था, सेकंड में बच्चे ने संस्कृत चूज़ की थी, और थर्ड लैंग्वेज अगर संस्कृत बच्चे ने सेकंड लैंग्वेज चूज़ की है तो उसके पास ऑप्शन है इंग्लिश का। तो बच्चा थर्ड लैंग्वेज को जो है इंग्लिश चूज़ करेगा। तो ये कंसेप्ट है 3 लैंग्वेज फार्मूला का। नेक्स्ट इज अबाउट मैथमेटिक्स। अब देखो एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो बच्चे को हमने मैथ्स की नॉलेज से नहीं भरना है, मैथमेटाइजेशन करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है एम होना चाहिए टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर रीजनिंग एबिलिटी इनकलकेट कर सके, थिंकिंग इनकलकेट कर सके, एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट ला सके, एक विजुअलाइजेशन ला सके, बच्चे के एब्स्ट्रैक्शन को एनहांस कर सके, इनकलकेट कर सके, और बच्चा जो है अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऐसी आपने एजुकेशन देनी है अबाउट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इज एनसीएफ 2005 अबाउट साइंस एजुकेशन। अब साइंस की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आप बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत करो, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करो, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ, बच्चे के क्रिएटिव एनालिसिस को एनहांस करो। तो ऐसी आप एजुकेशन दो साइंस की। जैसे साइंस टीचिंग कैसी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड हो। साइंस टीचिंग ऐसी होनी चाहिए सो दैट बच्चा अवेयर हो सके अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज और इन इश्यूज का वो समाधान भी कर सके। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए साइंस की। नेक्स्ट इज अबाउट सोशल साइंस। अब देखो सोशल साइंस को भी हम इनकलकेट करते हैं अपने करिकुलम के अंदर। तो सोशल साइंस की टीचिंग इस तरह से करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चा अपने सोशल इश्यूज के प्रति कंसर्न रह सके। सोशल इश्यूज लाइक जस्टिस, ह्यूमन राइट, सेंसिटिविटी अबाउट माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो इनके प्रति बच्चा अवेयर हो सके और इनके लिए वो वर्क कर सके। ऐसी आपने सोशल साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज अबाउट आर्ट एजुकेशन। तो एनसीए 2005 कहता है कि ये कंपल्सरी किया जाना चाहिए, आर्ट को हमने इंक्लूड करना है करिकुलम में, क्योंकि आर्ट एजुकेशन एक ऐसी कला होती है जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी सामने आती है। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसकी वैल्यूज़ है, तो वो अपने आर्ट के माध्यम से दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को एनहांस करता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है फिजिकल एजुकेशन से। तो हमने अपने करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सो दैट कि बच्चा अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हो सके। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पीस। तो इस सब्जेक्ट को भी हमने अपने करिकुलम में शामिल करना है। तो ये एक पर्सन को पीस ओरिएंटेड पर्सन बनाता है, जिसकी वजह से एक जो पर्सन है वो कंसंट्रेशन बनता है, कॉपरेशन आती है, टीम वर्क आता है, लिसनिंग विद पेशेंस, एंड्योरेंस आती है, एक टीम वर्क आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनकलकेट होता है बाय द हेल्प ऑफ पीस स्टडी। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। तो एनसीएफ 2005 ने वर्क एक्सपीरियंस को भी शामिल किया है करिकुलम के अंदर, क्योंकि जब बच्चा क्रिएटिव वर्क करता है, कुछ काम करता है, तो उसकी वजह से उसकी स्किल एनहांस होती है। अगर बच्चे की स्किल एनहांस हो रही है तो वो आगे भावी जीवन में अपने लाइवलीहुड को अचीव करने के लिए सक्षम बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू क्रिएट करता है वर्क एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट रिलेटेड टू एनसीएफ 2005। नेक्स्ट इज एनसीएफ अबाउट स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहता है एनसीएफ 2005 कि
एनवायरनमेंट शुड बी द फेवरेबल, बच्चे के फेवर में होना चाहिए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो प्रॉपर होना चाहिए कि 30 अगर स्टूडेंट्स है तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन की सुविधा होनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम बात करें तो स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टूडेंट टीचर के बीच जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्कूल का सिस्टम अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई समस्या आएगी। नेक्स्ट इज एनसीएफ अबाउट लर्निंग एंड नॉलेज। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जो बर्डन फ्री हो, एक एंजॉयबल टास्क होना चाहिए जिसमें बच्चा एंजॉय कर सके और अपना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। तो इसके लिए करिकुलम को इस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर हर एक वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जा सके। बच्चे की लर्निंग के साथ साथ बच्चा अपने मॉरल, एस्थेटिक, बच्चा अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी ध्यान दे सके। तो ऐसी आपने लर्निंग करवानी है। तो देखिए, जो एडोलेसेंस पीरियड होता है वो काफ़ी वल्नरेबल पीरियड होता है, जहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से करिकुलम प्रिपेयर करना है जो कि बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट दे सके। तो इस तरह का एक करिकुलम होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को आपने एनहांस करना है और हर एक की जो एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने करिकुलम के अंदर। तो ये रिकमेंडेशन थी एनसीएफ 2005 की। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।